चले बेटा लिखें जरा। 8वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 शेयर्स। बेटा ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। पेपर में 8 से 12 मार्क के लिए आएगा। ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी नहीं है कि 8 से 12 मार्क का है, ये इसलिए ज़रूरी है कि इस टॉपिक के बेस पर पूरा पूरा चैप्टर है बेस डिवेंचर्स। आपको डिवेंचर सिर्फ तभी समझ में आएगा अगर आपको शेयर्स अच्छे से आता है। रादर मैं तो ये कहूँगा कि आप जब एग्जाम में रिवाइज भी कर रहे होगे तो आप डिवेंचर को सिर्फ तब रिवाइज कीजिएगा जब आपने शेयर्स अच्छे से रिवाइज कर लिया हो, उसके बाद ही डिवेंचर आ पाएगा, नहीं तो डिवेंचर नहीं आ पाएगा। चले तो शेयर्स को समझते हैं। सबसे पहले शेयर्स को समझने से पहले हमें यह समझना है कि हम में और कंपनी में क्या फ़र्क है। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपनी इंडिविजुअल, थोड़ा गौर से बात को समझना, ये बेस है एक। मैं यहाँ पे अपनी बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल, और एक जगह पे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अपनी कंपनी की। मेरी कंपनी का नाम है एजीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो बीइंग एन इंडिविजुअल मेरे पे क्या ताकत है और बीइंग अ कंपनी मेरे पे क्या ताकत है, मुझे ये समझना है। एक इंडिविजुअल होने के नाते जब मैं कोई इनकम कमाता हूँ, इनकम, तो उस इनकम के ऊपर मुझे सरकार को टैक्स देना होता है। मान लीजिए कि मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ और सरकार ने कहा 30% हमें टैक्स दो, तो मैं सरकार को 30,000 रुपए का टैक्स दे देता हूँ। तो मेरे पे 70,000 रुपए बचते हैं खर्च करने के लिए। ये खर्च करने के लिए बचते हैं, इसलिए मैं इसका नाम लिख रहा हूँ डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब मैं इस पैसे को घर पे ले जाके अपने घरेलू काम के लिए यूज कर सकता हूँ। तो मैं जितना भी कमाता हूँ सरकार मेरे से उस पर कुछ टैक्स ले लेती है, बचा हुआ पैसा मैं उड़ाता हूँ। लेकिन अगर मैं कंपनी के बारे में बताऊं तो कंपनी का सिस्टम उल्टा है। कंपनी की जो इनकम है, कंपनी की इनकम मान लीजिए है 1 लाख रुपए, सरकार कंपनी से कहती है कि तुम अपने सारे खर्चे इसमें से माइनस कर दो। मतलब इनकम में से पहले एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। मान लो मैंने खर्चे करे 80,000, तो जो बच के आया 20,000 रुपए, ये 20,000 रुपए मेरा प्रॉफिट है। कंपनीज के केस में जो टैक्स लगता है वो इस 20,000 के ऊपर लगेगा। इस हिसाब से मेरा जो टैक्स है वो सिर्फ कितना आया, 6,000 रुपए। मतलब एक सरल शब्दों में आपसे कहूं तो इंडिविजुअल आदमी जहां इनकम कमा के सरकार को टैक्स देता है, उसके बाद उसके पास पैसा बचता है डिस्पोज करने के लिए। वहीं पे कंपनी के पास क्या है कि जितना डिस्पोज करने के लिए बचता है उस पे वो टैक्स सरकार को पे करती है। इसका मतलब कंपनी हमेशा बेटर होती है किससे, इंसान से। अगर मेरे को बिजनेस करना है, मैं इंडिविजुअल तरीके से बिजनेस करूं तो मैं घाटे में रहूंगा। ऐसा सैलरी में भी होता है। जैसे मान लो आपके मम्मी पापा कहीं पे जॉब करते हो, उनको बिजनेस से सैलरी मिल रही है, उनके एम्प्लॉयर ने उनको सैलरी दी 60,000, तो 60,000 उनकी रियल सैलरी नहीं है, सैलरी उनकी असलियत में ज्यादा है। मान लीजिए उनकी सैलरी असलियत में 70,000 रुपए की है, उनको 60 क्यों मिल रही है, क्योंकि उनका पहले ही क्या काट लिया गया है, टैक्स। सोच के देखो, एक आदमी का टैक्स पहले ही काट लिया जाता है, लेकिन एक कंपनी का टैक्स सारे खर्चे निकालने के बाद जो बचता है उस पर लगता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कंपनी एक बेटर तरीका है बिजनेस करने का। तो ये जो सेकंड बुक मैं आपको समझा रहा हूं, इस बुक के अंदर हम सारी बात करने जा रहे हैं कंपनी। सर हमें ऐसा क्यों सिखाया जा रहा है, हम बिजनेस करने को इंडिविजुअल तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, काहे को बेकार में हम लोग अपनी कंपनी खोलें। कंपनी एक ओनरशिप का फॉर्म है। अभी तक जो आप बिजनेस कर रहे थे इंडिविजुअली कर रहे थे, आप पार्टनरशिप का धंधा कर रहे थे, वो ऐसे ही होता है। इंडिविजुअल पार्टनरशिप में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है। इंडिविजुअल बस अकेला आदमी, पार्टनरशिप मतलब 2-3 आदमी। अब हम बात करने जा रहे हैं कंपनी की। तो ये तो मैंने एक डिफरेंस बताया कि कंपनी में और इंसान में फर्क क्या है। अब मैं दोनों में सिमिलरिटी बता रहा हूं। कंपनी को भी एक पर्सन कहा जाता है, और ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन। जहां मैं इंडिविजुअल को पर्सन बोलता हूं, वहां मैं कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोलता हूं। आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए, जैसे एक इंडिविजुअल आदमी कोर्ट में केस कर भी सकता है और कोर्ट में किसी के केस को डिफेंड भी कर सकता है। देखो डिफेंड का मतलब क्या है, आपने मेरे पे केस करा तो मैं उसको डिफेंड कर रहा हूं, मैंने आप पे केस करा तो आप डिफेंड करोगे। इसका मतलब एक आम आदमी कोर्ट में केस कर भी सकता है और उसके ऊपर कोर्ट में केस हो भी सकता है। सिमिलरली एक कंपनी भी कोर्ट में केस कर सकती है और कंपनी कोर्ट में केस को डिफेंड भी कर सकती है। ये दोनों के अंदर सिमिलरिटी है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कंपनी पर्सन क्यों है, क्योंकि कंपनी के पास भी वही अधिकार है जो एक आम आदमी के पास है।
एक आम आदमी कोर्ट में केस कर सकता है, अपने केस को डिफेंड भी कर सकता है। उसी तरह से जो कंपनी है, कंपनी भी कोर्ट में केस कर सकती है, और अगर उसके ऊपर कोई केस हुआ है तो उसको डिफेंड कर सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन। और कोई सिमिलरिटी? अगर आज की डेट में मुझे इंडिविजुअल को फंड्स की रिक्वायरमेंट हो, पैसों की जरूरत हो, तो मैं पैसा कहां कहां से उठा सकता हूं? मैं पैसा उठा सकता हूं बैंक में जाके लोन लेके। और कोई सोर्स बताओ। अगर एज एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब मुझे, मैं अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अगर आज मुझे पैसों की जरूरत पड़ जाए और मुझे कहीं से पैसा उठाना पड़े, तो मेरे पे एक सोर्स तो है कि मैं बैंक से पैसा उठा सकता हूं, लोन ले सकता हूं। और क्या सोर्स होगा? डाउटफुल? क्राउड फंडिंग वो नहीं हो सकता। इंडिविजुअल में केस में आप नहीं कर सकते, आपको उनको एक गारंटी देनी पड़ेगी जो आप इंडिविजुअल होके नहीं दे सकते। इंडिविजुअल के पास पैसा उठाने का जो सबसे सरल रास्ता है वो बैंक लोन ही है, और कोई तरीका नहीं है। अगर मैं दूसरा रास्ता लिखूं तो मैं लिख सकता हूं फ्रेंड्स एंड रिलेटिव लोन। मतलब कायदे से देखा जाए तो ले आप लोन ही रहे हो, बस या तो आप बैंक से ले रहे हो या फिर आप कहां से ले रहे हो, अपने दोस्तों से या फिर अपने रिश्तेदारों से। बट अगर कंपनी की बात करी जाए, कंपनी कंपनी के केस में कैसा है? कंपनी को अगर फंड की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, कंपनी बहुत जगह से पैसा उठा सकती है। कंपनी पैसा उठा सकती है सबसे पहले बैंक में जाके लोन की तरह, तो ये तो सेम ऑप्शन है। कंपनी पैसा उठा सकती है साइड बाय साइड इक्विटी से। व्हाट इज इक्विटी? इस इक्विटी को समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा रहे हैं। अभी सोनी पे एक शो आता था शार्क टैंक, तो वहां पे नई नई कंपनीज आ रही थी, नई नई कंपनी आके सामने शार्क्स को कहती थी कि भाई ये 4% इक्विटी हम आपको अपनी कंपनी का दे देंगे और इसके बदले आप हमें कुछ पैसा दे दो। मतलब हम आपको अपनी कंपनी के 4% इक्विटी देंगे, उसके बदले आप हमें कुछ पैसा दे दो। ये ऐसा शार्क से पैसा मांगते थे। तो ये इक्विटी बेसिकली है क्या? इक्विटी बेसिकली मेरी कंपनी की ओनरशिप है। जैसे मान लो कि इस पूरे इंस्टीट्यूट का मैं मालिक हूं, 100% ओनरशिप मेरे पास है। आप मेरे पास आए, आपने कहा सर आपको पैसा चाहिए, मैं कहा हाँ। आपने कहा सर 10% ओनरशिप हमें दे दो, पैसा ले लो। तो मैंने आपको अपने बिजनेस का 10% ओनरशिप दे दिया और आपसे कुछ पैसे ले। ये भी एक तरीका है जिससे पैसा उठाया जा सकता है, पर यह तरीका सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है? कंपनी। आम आदमी को यह तरीका नहीं मिल सकता। अगर आपसे कोई कहे कि भाई आम आदमी इस तरह से बिजनेस की ओनरशिप देके पैसा उठा ले, नहीं उठा। अलग चीज है, वो अलग चीज है। आप अगर एसेट बेच के उठा रहे हो, वो बिजनेस की ओनरशिप नहीं। मैं बिजनेस की ओनरशिप की बात कर रहा हूं। मैं अगर कंपनी की ओनरशिप आपको दे रहा हूं, हर्षिता एक मिनट, अगर मैं कंपनी की ओनरशिप आपको दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं मैंने आपको कंपनी के एसेट दे दिए। मैं सिर्फ आपको कागज पे लिख के दे रहा हूं कि आप मेरे बिजनेस के 4% मालिक हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी जियो बहुत काम कर रहा था डिजिटलाइजेशन इंडिया के ऊपर। जियो ने बहुत काम करा इस पे। कैसे काम करा? जियो ने टाई अप कर लिया फेसबुक के साथ। जियो ने अपनी कंपनी के 22% शेयर फेसबुक को दे दिए और बदले में फेसबुक से ले लिया पैसा। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि पहली बात, जियो एक कंपनी है। सिर्फ कंपनी के पास ही ये ताकत है कि वो अपने बिजनेस की ओनरशिप तुम्हें देके उसके बदले तुमसे पैसा ले सके। आम आदमी अपनी ओनरशिप थोड़ा ना देगा। आप लोग बिजनेस में पढ़ते आते हो, अकाउंट्स में भी पढ़ते हो, अ बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। मैं और मेरा बिजनेस दो अलग अलग बातें हैं। तो मैं अकेला होकर अपने बिजनेस की ओनरशिप थोड़ा ना दे सकता हूं। मैं और बिजनेस दो अलग अलग बातें हैं। और कंपनी केस में ऐसा नहीं है। आप अपनी कंपनी की होल्डिंग किसी को देके उसके लिए पैसा ले सकते। तो ये जो बुक बनाई गई है आपकी सेकंड बुक, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरी बुक किसके ऊपर बेस्ड है? कंपनी। मैं यहाँ पे कोई भी बात इंडिविजुअल की नहीं करूंगा, मैं यहाँ कोई भी बात पार्टनरशिप की नहीं करूंगा, मैं यहाँ सारी बात कंपनी करूंगा। दूसरी चीज आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा सोर्सेस ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स का मतलब कि एक कंपनी पैसा उठाती कहां से? तो एक कंपनी पैसा उठाती है कई जगहों से। जैसे बैंक से लोन ले सकती है। अब ऐसा माना जाता है कि आप 12th क्लास के बच्चे हो, तो आपको पता ही होगा कि बैंक से लोन लेने का मतलब क्या है। कि आप बैंक में जाओगे, पूछोगे भाई लोन मिल सकता है, आप उनको अपने कागजात दिखाओगे, वो अप्रूव करेंगे, आपको लोन दे देंगे। तो ये आपको सबको पता है, इसलिए इसकी डीलिंग यहां पे हम नहीं कर रहे। इसके अलावा कंपनी कहां से पैसा उठा सकती है? तो एक तरीका है इक्विटी। इक्विटी का मतलब शेयर्स। मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर दे दूं, उसके बदले आपसे पैसा ले लूं। और एक तरीका है डिबेंचर। ये दो चैप्टर्स बना दिए आपकी बुक में, चैप्टर नंबर 8 और ये है चैप्टर नंबर 9। ध्यान रखना, चैप्टर बनाए क्यों है। आपके सिलेबस में सीबीएसई ये सोच रही है कि आप आगे जाके कोई कंपनी खोलोगे, तो भाई कंपनी अगर खोलोगे, कंपनी खोलने के लिए पैसा भी तो चाहिए। वो पैसा आप कहां से रेस करोगे? चाहे बैंक लोन से रेस करोगे, चाहे शेयर से रेस करोगे, चाहे डिबेंचर से रेस करोगे, कहां से रेस करोगे?
इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि बैंक लोन तो आप सबको पता ही है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे शेयर्स के रिगार्ड्स में। ये शेयर्स का चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर मैं वापस आ जाऊंगा डिबेंचर के। तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये बुक पढ़ के कि कंपनी बनाते टाइम पैसा कहां से उठाते। फिर जो आपकी थर्ड बुक है जो हम इसके बाद शुरू करेंगे वो है इसी कंपनी की एनालिसिस। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंपनी कैसे बन रही है, तभी हम कर पाएंगे क्या, एनालिसिस। अब भगवान जाने आपके स्कूल में एनालिसिस पहले क्यों शुरू करा देते हैं कि बस कोर्स खत्म कराना है बच्चों को, पहले ये करा देते हैं। जिस बच्चे को कंपनी के बारे में नहीं पता वो कंपनी के एनालिसिस पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है कि भाई रेशियोज ऐसे होती है, वो पढ़ रहा है कैश फ्लो ऐसे बनता है, बट उससे पूछा जाए कंपनी क्या है उसे वो नहीं पता। इसीलिए हम लोग पहले इस वाली बुक के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। लिखे शुरू करेंगे टॉपिक। हाँ हर्षिता। सर ऐसे तो पार्टनरशिप में भी उसमें हम शेयर्स नहीं देते थे बेटा, उसमें हम शेयर्स नहीं देते थे। दूसरी खास बात, जब पार्टनरशिप के अंदर हम इस तरह का कोई काम करते थे तो वो हम एक इंडिविजुअल राइट की तरह कर रहे हैं। आपको मार्केट से किसी बंदे को अपने साथ जोड़ना है तो वो बिजनेस में भागीदार भी होगा, लेकिन एक कॉमन सेंस लगा हर्षिता, अगर मैं तेको अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहा हूं तो आप मेरे बिजनेस के भागीदार थोड़ा ना बन गए, आपको डिसीजन थोड़ा ले रहे हो। डिसीजन तो वही आदमी लेगा ना जिसके पास सबसे ज्यादा ओनरशिप है। मैंने अपने बिजनेस के 10% शेयर्स आपको दे दिए, आप मेरे बिजनेस के ओनर तो बन गए लेकिन आप मेरे बिजनेस में भागीदार नहीं है, पार्टनर नहीं। यू कैन नॉट रन माई बिजनेस, ओनली आई कैन रन माई बिजनेस बिकॉज आई हैव हायर ओनरशिप। अगर इसका एक एग्जाम्पल से बताऊं, आप लोगों को जान के बड़ा अजीब लगेगा, रिलायंस में अंबानी के पास मात्र 9% शेयर है। रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, उसका ओनर अंबानी है, रिलायंस के अंबानी के पास शेयर जो है सिर्फ 9% है, बाकी 91% शेयर किसी और के पास है। लेकिन ये 9% अकेले में इतनी बड़ी संख्या है जो अंबानी होल्ड करता है, इसलिए अंबानी मालिक है। इसका मतलब है 1% शेयर किसी और के पास है, 0.9% शेयर किसी और के पास है, ऐसे अलग अलग क्वांटिटी में 91% शेयर किसी के पास है, पर सबसे ज्यादा शेयर किसके पास है, अंबानी के पास, इसलिए वो इस कंपनी का क्या है, मालिक है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। मेरा पार्टनरशिप में ये पूरा शेयर है, मैंने इसमें से आपको एक शेयर दे दिया, 1/4 दे दिया, तो आप मेरे बिजनेस में भागीदार बन गए हो, आप मेरा बिजनेस चला सकते हो। यहाँ पे जो बाकी लोग हैं वो थोड़ा ना बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस तो खाली अंबानी चला रहा है ना, डिसीजन मेकिंग पावर तो अंबानी के पास बैठी हुई है। इसलिए हमें ये चीज ध्यान रखनी है, कंपनी थोड़ा सा अलग कंसेप्ट। हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते, हर्षिता ने डाउट पूछा कि सर जैसे आप अपनी कंपनी की ओनरशिप देके पैसा ले रहे हो, ऐसा तो आप एडमिशन में भी करते हो। एडमिशन में हम करते तो हैं, पर एडमिशन में जो पार्टनर आता है वो बिजनेस को चलाने के लिए भी काबिल हो जाता है। शेयर्स में ऐसा नहीं होता। शेयर्स में आपने जिस बंदे को शेयर दे दिए उससे पैसा ले लिया, वो बंदा कंपनी नहीं चला रहा, वो तो बस पैसा लगा के बैठ गया। भाई शार्क टैंक में अनुपम मित्तल से आपने पैसा उठा लिया तो अनुपम मित्तल अपनी कंपनी छोड़ के तुम्हारी कंपनी थोड़ा चलाने आएगा। हाँ अगर जरूरत पड़ेगी वो अपनी एक्सपर्टीज देगा, अपनी एडवाइस देगा, इस तरह से काम चलेगा। बट पार्टनरशिप में पूरा पूरा बिजनेस ही आपका चलाने के लिए पार्टनर आ जाता है, तो एक अलग कंसेप्ट। चले लिखे मीनिंग ऑफ शेयर। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं शेयर के साथ। शेयर क्या है, मीनिंग ऑफ शेयर, थोड़ा ध्यान से लिखना, डेफिनेशन है। शेयर मीन्स a share in share capital of company. Share means a share in share capital of company. अभी इसको समझाता हूं, पहले लिख लें। सेकेंड, मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मीन्स amount of funds raised by the company through issue of shares. Amount of funds raised by the company through issue of shares. Amount of funds raised by the company through issue of shares. अब दोनों डेफिनेशन हम समझ सकते हैं। पहले हम डेफिनेशन समझ रहे हैं शेयर कैपिटल की, ये क्या चीज है इसको समझो। कैपिटल का मतलब होता है लागत, लागत मतलब जो बिजनेस में पैसा लगाया। शेयर कैपिटल मतलब जो शेयर के थ्रू पैसा लगाया। एग्जांपल अगर हिंदी में बनाऊं, अमाउंट ऑफ फंड्स, इसका मतलब है वैल्यू,
रेज्ड बाय द कंपनी, रेज बाय द कंपनी मतलब जो कंपनी ने उठाया, कंपनी ने कितना पैसा उठाया थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू करके। तो मान लीजिए अगर मेरी कंपनी ने मार्केट में शेयर्स इशू करके, मेरी कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू करे और इसके वजह से 4 करोड़ रुपए उठाए, तो ये 4 करोड़ रुपए मेरा क्या है, शेयर कैपिटल। मतलब कितने शेयर इशू करके मैं कितनी वैल्यू उठा रहा हूं मार्केट से, उस पैसे को नाम क्या दिया जाता है, शेयर कैपिटल। ओके, अगर ये पूरी शेयर कैपिटल 4 करोड़ की है, मैं सिर्फ इसका एक हिस्सा निकाल लूं, एक हिस्सा, एक टुकड़ा निकाल लूं, ये टुकड़ा, इस टुकड़े को नाम दिया जाता है शेयर। अब पढ़ो डेफिनेशन, इस शेयर की डेफिनेशन क्या थी। शेयर की डेफिनेशन है अशेयर, शेयर मतलब हिस्सा, इसका हिस्सा इन शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, कंपनी की जो टोटल शेयर कैपिटल है उसका एक हिस्सा, उसका एक टुकड़ा, उस टुकड़े को क्या नाम दिया जाता है, शेयर। एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने मार्केट में 10 शेयर इशू करे, गौर करना, 10 शेयर इशू करे ऑफ ₹1000 ईच। मेरी कंपनी है एजीसी प्राइवेट लिमिटेड, ऑल्दो प्राइवेट लिमिटेड शेयर इशू नहीं कर सकती तो मैं प्राइवेट वर्ड यहां से हटा रहा हूं। एजीसी लिमिटेड ने 10 शेयर इशू करे ₹1000, तो बताओ इसके बदले मुझे मार्केट से पैसा कितना मिलेगा, 10 × 1000 यानी पैसा कितना मिलेगा, 10,000। ये 10,000 क्या है, शेयर कैपिटल। कितना पैसा मुझे शेयर के बदले मिल रहा है, वो मेरा शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर का क्या मतलब है, अगर ये 10,000 रुपए मेरी शेयर कैपिटल है, तो इसका जो एक शेयर है वो कितने का है, एक शेयर कितने का है, 1000, और ऐसे 1000 वाले कितने शेयर होंगे, 10। तो ये जो शेयर कैपिटल के टुकड़े बने, इन टुकड़ों को ही क्या नाम दिया जाता है, शेयर। कल को कोई आपसे आगे पूछ ले शेयर क्या है, तो शेयर शेयर कैपिटल का एक हिस्सा है। शेयर कैपिटल क्या है, शेयर कैपिटल शेयर से उठाया जाने वाला पैसा। बात समझ में आती है। टीचर वाई में पूछेंगे इसके बारे में, टीचर पूछेंगे क्या शेयर ज्यादा होगा या शेयर कैपिटल ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है शेयर कैपिटल ज्यादा होगी क्योंकि वो वैल्यू है, शेयर तो नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, अगर इसको और सिंप्लीफाई कर दो, मैंने एक पिज्जा खरीदा 400 रुपए का, बोलो ये 400 रुपए शेयर है या ये शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल। लेकिन इस पिज्जा में 4 स्लाइसेस आए, ये 4 स्लाइसेस जो है, जो ये एक स्लाइस है, ये शेयर कैपिटल है या शेयर है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 400 रुपए का आपने पिज्जा लिया, इसमें आपके 4 स्लाइस आ रहे हैं, तो क्या हिंदी समझ में आ रहा है, गणित समझ में आ रहा है कि आपने एक पिज्जा खरीदा 400 रुपए का, उसमें 4 स्लाइस आ रहे हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 4 स्लाइसेस ऑफ ₹100 ईच, क्या ये समझ में आता है। इसी तरह से मैं कह सकता हूं 4 शेयर्स ऑफ रुपीज कितना ईच, 100 ईच। तो 4 शेयर है 100 रुपए के, जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल 400 रुपए की क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल। ओके, पक्का। हम लोगों ने शेयर पढ़ा, शेयर कैपिटल पढ़ा, अब हम दोनों के टाइप्स पढ़ेंगे कि शेयर कितने टाइप्स के हैं, शेयर कैपिटल कितने टाइप्स के हैं। पहले मैं शेयर कैपिटल पढ़ा रहा हूं, ठीक है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 6 प्रकार की हैं, जिसमें सबसे पहला है ऑथराइज शेयर कैपिटल। किसी बच्चे का बेटा माइक खुला है, माइक बंद करें। ऑथराइज शेयर कैपिटल, किसी का दूसरा नाम है नॉमिनल शेयर कैपिटल, कई लोग इसे नॉमिनल शेयर कैपिटल बोलते हैं। मैं शेयर को शॉर्ट फॉर्म में एसएच लिख रहा हूं, आप पेपर में एसएच नहीं लिख सकते, आपको पूरा ही लिखना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए इसलिए लिख रहा हूं ऐसा। तीसरा नाम है रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, तो कई लोग ऑथराइज शेयर कैपिटल बोलते हैं, कई लोग नॉमिनल बोलते हैं, कई लोग रजिस्टर्ड बोलते हैं, मतलब तीनों का सेम। क्या मतलब है इसका, हाउ मच अमाउंट ऑफ फंड्स, हाउ मच अमाउंट ऑफ फंड्स company can raise, company can raise through issue of shares, through issue of shares during its lifetime। कितना पैसा कंपनी शेयर से उठा सकती है, अमाउंट ऑफ फंड्स कंपनी कैन रेज, कितना पैसा कंपनी शेयर से उठा सकती है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी भर में, कंपनी जितना जिंदगी भर चल रही है, आजीवन भर में कंपनी कितना पैसा शेयर से उठा सकती है,
उसे बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। ध्यान रखना, आजीवन भर में, जिंदगी भर में, ना 10 साल, ना 15 साल, ना 20 साल, ना 25, ना 100 साल, एक कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में कितना पैसा शेयर से उठा सकती है, उसे ऑथराइज शेयर कैपिटल। अगर मैं इसकी डिटेल में थोड़ा सा और जाऊं, तो आपने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा, फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप। उस चैप्टर में एक एलिमेंट आता है कंपनी, कि कंपनी भी एक फॉर्म ऑफ ओनरशिप है। उसमें पढ़ाया जाता है कि कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कुछ पढ़ा है ऐसा? इसमें ये जो मेरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जब हम ये बनाते हैं तो हम इसके अंदर कुछ बातें लिखते हैं। क्या बातें लिखते हैं? सबसे पहले नेम क्लॉज। ये नेम क्लॉज क्या है कि मेरी कंपनी किस नाम से जानी जाएगी। जैसे मैं अपनी कंपनी का बोलूं तो मेरी कंपनी जानी जा रही है एजीसी के नाम से। दूसरा इसमें लिखा जाता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब कि अपनी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो मेरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि सीए सीएस के स्टूडेंट्स को एजुकेशन इंपार्ट करनी, ये ऑब्जेक्टिव। इसमें तीसरा एक क्लॉज आता है कैपिटल क्लॉज। ये कैपिटल क्लॉज के अंदर मैं कुछ वैल्यू लिखता हूं। मान लीजिए मैंने वैल्यू लिख दी कैपिटल क्लॉज में 100 करोड़। इसका मतलब मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं कि जब तक मेरी ये एजीसी कंपनी चलेगी तब तक मैं जिंदगी भर में 100 करोड़ रुपए शेयर से उठा सकता हूं। ये 100 करोड़ ही मेरी कौन सी कैपिटल है? ऑथराइज शेयर। पेपर में 1 मार्क में पूछा जाएगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल कंपनी के किस डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट होती है? तो किस डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम में कहां प्रेजेंट होती है? कैपिटल क्लॉज में प्रेजेंट होती है। ये बिजनेस स्टडी में भी आ सकता है। इस कैपिटल का मतलब क्या है? इस कैपिटल का मतलब यह है कि कितना पैसा आप शेयर से रेस कर सकते हो ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। ध्यान रखना, मैं लाइफ टाइम बार बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड जिंदगी भर है, ना 10, ना 15, ना 20, ना 25। तो जिंदगी भर में आप कितना पैसा शेयर से उठा सकते हो, वो आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल। मैं बताता हूं, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर 100 करोड़ से ज्यादा की रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले लिमिट को चेंज करो। मान लो कि मुझे पैसों की जरूरत 120 करोड़ की है, लेकिन यहां तो लिमिट सिर्फ 100 करोड़ है, तो मुझे पहले ये मेमोरेंडम में अल्टरेशन करनी पड़ेगी। मैं पहले इस लिमिट को चेंज करके हो सकता है 150 करोड़ करूं, फिर मैं 120 करोड़ उठा सकता हूं। कुल मिला के आपकी ये जो लिमिट है ये जिंदगी भर की लिमिट है। मान लो अगर मैंने 150 करोड़ कर दिया, इसमें से मैंने 70 करोड़ उठा लिया, अब मैं और सिर्फ कितने उठा सकता हूं? 80 करोड़। और मान लो मुझे रिक्वायरमेंट 100 करोड़ की है, तो मैं 100 करोड़ जब तक नहीं उठा सकता जब तक मैं इसको चेंज ना करूं, मुझे इसको भी चेंज करना पड़े। इसका मतलब कि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप इस वाली लिमिट से ज्यादा पैसे शेयर से नहीं उठा सकते। जैसे रिलायंस का एग्जांपल दूं, रिलायंस ने लिमिट लिखी हुई है मान लो 5 लाख करोड़, तो रिलायंस जिंदगी भर में शेयर से पैसा कितना उठा सकती है? 5 लाख करोड़। अगर उसे उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट है तो भैया पहले इसको चेंज करो, तब आप इससे ज्यादा पैसा उठा सकते। ठीक है भाई? हाँ बेटा। कंपनी की रिक्वायरमेंट मिलेगा 100 करोड़, 100 करोड़ की जरूरत पड़ी तो निकाल ली तो नहीं, अगली बार में जब तक नहीं निकाल पाएगी जब तक आपने लिमिट को चेंज नहीं करा। पहले लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, फिर आप निकाल सकते हैं। और सर अगली बार भी अगर 100 करोड़ की फिर से लिमिट चेंज करो। अर्षिता, कुल मिला के गणित ये है कि आपको हर बार लिमिट चेंज करनी पड़ेगी एवरी टाइम, अगर आप अपनी लिमिट को ब्रेक डाउन कर रहे हो तो। क्या बेटा? नहीं, ऐसा थोड़ी ना, मैंने ये थोड़ी ना कहा कि 100 करोड़ हर बार फिक्स रहेगा। आप 1000 करोड़ लिख दो, आप 500 करोड़ लिख दो, आप 5 लाख करोड़ लिख दो, आप देश के जीडीपी से ज्यादा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ये चक्कर क्या है कि हम लाइफ टाइम में से ज्यादा नहीं उठाएंगे, हम सिर्फ कंपनी बनाने से पहले सरकार को एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हमारा ये मानना है कि हमें इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब पैसा तो एक ऐसी चीज है बेटा, रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा ही पड़ सकती है। अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ गई तो इसकी कानूनन कार्रवाई होती है, एक प्रोसेसिंग फी होती है, आपको वो भरनी पड़ेगी, और ऑल्टरेशन आप इसके अंदर कर सकते हो। फिर आप अपनी ऑल्टरेशन करके कितना मर्जी पैसा उठाओ। बेटा सीधा सा बात है, आप शेयर से पैसा उठाने का सोच रहे हो, पर उसके लिए जनता को शेयर खरीदने भी तो जरूरी है। ऐसा थोड़ी ना कि आप जनता की एकदम बंदूक लगा दोगे, बोलोगे नहीं भाई हमारे शेयर खरीदे, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम सिर्फ ये ट्राई कर रहे हैं, तो ट्राई करने में कोई वो थोड़ी ना है। मैं अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट में लिख दूं भाई 1000 करोड़ में शेयर कैपिटल मान रहा हूं, ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो इससे कोई पहाड़ थोड़ा ना टूट जाए किसी के ऊपर। 1000 करोड़ मैंने असली में उठा थोड़ा ना लिए। ये तो बस मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं उठाऊंगा तो जिंदगी भर में 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं उठाऊंगा, और 1000 करोड़ से ज्यादा उठाने का मन हुआ तो पहले मैं इस लिमिट को चेंज करूंगा। सिंपल है। सेकंड लिखें, इशूड शेयर कैपिटल।
इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। अमाउंट ऑफ फंड्स कंपनी इज सीकिंग टू रेज, अमाउंट ऑफ फंड्स कंपनी इज सीकिंग टू रेज, अमाउंट ऑफ फंड्स मतलब पैसा, पैसा, कंपनी इज सीकिंग, सीकिंग मतलब कंपनी उठाने की कोशिश कर रही है, उठाने की कोशिश कर रही है। भाई आपने तो अपने डॉक्यूमेंट में लिख दिया 100 करोड़, लेकिन 100 करोड़ में से आप अभी कितना उठाने की कोशिश कर रहे हो? मान लो अभी मैं उठाने की कोशिश सिर्फ 10 करोड़ कर रहा हूं, 10 करोड़ मेरी कौन सी कैपिटल होगी? इशूड शेयर कैपिटल। हाउ मच यू आर प्लानिंग टू रेज, हाउ मच यू आर सीकिंग टू रेज। ठीक है। तीसरा, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ऑथराइज मतलब कितना जिंदगी भर में उठा सकते हैं, इशूड मतलब कितना उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब मतलब आप तो उठाने की कोशिश 10 करोड़ कर रहे हो, पर क्या जनता ने 10 करोड़ के शेयर आपके खरीदे या नहीं खरीदे? मतलब बिके कितने? आपने तो मार्केट में 10 करोड़ के शेयर निकाल दिए कि भाई साहब ये खरीद लो और पैसा दे दो, पर क्या जनता ने उतने खरीदे या उससे कम खरीदे? ठीक है। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ शेयर्स इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। सब्सक्राइब का मतलब होता है खरीदना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब कर लिया, इसका मतलब आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीद लिया। तो अगर आपने शेयर्स सब्सक्राइब कर लिए मतलब आपने शेयर्स खरीद लिए, तो कितना खरीदा? मान लो मैंने 10 करोड़ उठाने की कोशिश करी, पर इसमें से बिका सिर्फ और सिर्फ 9 करोड़, तो 9 करोड़ मेरी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। मान लो किस्मत अच्छी थी, पूरा ही बिक गया 10 करोड़, तो फिर 10 के 10 करोड़ ही क्या हो जाएगी? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो तीन बातें, ऑथराइज कितना उठा सकते हैं वो भी जिंदगी भर में, इशूड कितना उठाने की कोशिश करी, सब्सक्राइब उसमें से भी कितना बिक गया। बात समझ में आती? जैसे मान लो मैंने 10 करोड़ के शेयर मार्केट में निकाले, तो मुझे लोगों ने 9 करोड़ के एप्लीकेशन फॉर्म भर के दे दिए। एप्लीकेशन फॉर्म मार्केट में आता है, आप उसे भर के सबमिट कर देते हो, तो मुझे पता चल गया कि 10 करोड़ में से 9 करोड़ मेरे बिक रहे, तो ये मैं क्या मानूंगा? सब्सक्राइब शेयर। चौथा, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, अब जिन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर के दिया है, अब तुम उनको कॉल करोगे, बोलोगे भाई साहब बताइए आपने हमारे शेयर खरीदे, लाओ पैसा ले आओ। कॉल्ड अप मतलब पैसा मांगोगे। तो जिन 9 करोड़ शेयर होल्डर के शेयर बिक चुके हैं आपके पास, आप उनसे पैसा मांग रहे हो सकता है आप 9 करोड़ पूरा एक साथ मांग लो, या हो सकता है आप 9 करोड़ की 9 किस्तें बना दो, या हो सकता है 9 करोड़ की 2 किस्तें बना दो। मतलब पैसा एक साथ भी मंगाया जा सकता है, पैसा टुकड़ों में भी मंगाया जा सकता है। तो कॉल्ड अप का मतलब हाउ मच ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का कितना हिस्सा इज बीइंग कॉल्ड बाय द कंपनी, इज बीइंग कॉल्ड बाय द कंपनी। मान लो मैंने 9 करोड़ में से अभी सिर्फ पैसा 5 करोड़ मांगा है, तो ये जो 5 करोड़ मैंने मांगा इसको क्या नाम दिया जाएगा? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, हर शेयर कैपिटल अपने से पीछे वाले से रिलेट करती है। ऑथराइज मतलब कितना इशू कर सकते हैं, इशू मतलब उसमें से कितना इशू किया, सब्सक्राइब मतलब जो इशू किया उसमें से कितना बिक गया, कॉल्ड अप मतलब जो बिका उसमें से कितना मंगा लिया।
समझ में आ रहा है? हर पीछे वाली शेयर कैपिटल से रिलेट करती है। पांचवा, कॉल्ड अप 9 करोड़ का क्यों आएगा? मैंने अभी सिर्फ मंगाया बेटा 5 करोड़ है, 4 करोड़ मैंने अभी मंगाए नहीं, तो वो तो मेरी अनकॉल्ड कैपिटल ना। मेरी बात समझ। हर्षिता तेरी फीस है 2000, मैं तेरे से कहा अभी सिर्फ देखो 1500 देने हैं, 500 जब मैं तेरे से मांगूंगा तब दे दियो। तो मुझे बता तेरी फीस जो है वो 2000 है, पर कॉल्ड अप मतलब अभी कितना मांगा गया है, हाउ मच यू हैव बीन आस्क्ड फॉर, मांगा कितना गया है, तो 1500। 500 जब मांगेंगे तब मांगेंगे, अभी नहीं मांगा हमने। मैं तेरे को ये माफ नहीं कर रहा, मैं तेरे को ये डिस्काउंट नहीं दे रहा, मैं बस ये कह रहा हूं आई एम नॉट डिमांडिंग दिस मनी एट दिस करंट पॉइंट ऑफ टाइम, आई विल बी डिमांडिंग दिस मनी लेटर ऑन इन फ्यूचर। मैं फ्यूचर में तेरे से मांगूंगा, कब मांगूंगा बात की बाद में देखी जाएगी, पर अभी के लिए मैंने सिर्फ इतना मांगा। इतना बिका था 9 करोड़, ये सब्सक्राइब है, 9 करोड़ में से मांग लिया 5 करोड़, तो ये कॉल्ड अप होगा। ठीक है भाई? पेड अप शेयर कैपिटल, मैंने तो आपसे 5 करोड़ मांग लिए, पर आपने उसमें से दिया कितना, उसे बोलेंगे पेड अप शेयर कैपिटल। तो लिखेंगे हाउ मच ऑफ कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, हाउ मच ऑफ कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इज बीइंग पेड बाय पब्लिक, इज बीइंग पेड बाय पब्लिक। अब कॉल्ड अप का कितना हिस्सा आपने पे कर दिया, मैंने आपको कॉल करके बोला कि भाई 9 करोड़ में से 5 करोड़ अभी दे जाओ, आप उसमें भी निकम्मे ठहरे, आपने कहा सर 5 करोड़ नहीं अभी 3 करोड़ पकड़ो, आपने 5 में से मुझे सिर्फ 3 करोड़ ही दिया, इसका मतलब है 3 करोड़ आपकी क्या हो जाएगी, पेड अप शेयर। ठीक है भाई? सोचो कहां मैं 10 करोड़ उठाने की कोशिश कर रहा था, कहां हाथ में से 3 करोड़ रुपए आए। रियलिटी में ऐसे ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी आएंगे नहीं, बाकी आएंगे, अभी सिर्फ इतने आए हैं। ठीक है? तो 5 प्रकार की शेयर कैपिटल, कितना उठा सकते हैं ऑथराइज्ड, नीचे लिख लो की स्किल डाल के, की स्किल कितना उठा सकते हैं लाइफ टाइम में, ये कौन सी होती है, ऑथराइज्ड। कितना उठाया, ट्राई किया, मतलब कितना उठाने की कोशिश की, ये क्या है, इशू। कितना बिका, ये क्या है, सब्सक्राइब। कितना मंगाया, ये क्या है, कॉल्ड। और कितना मिला, ये क्या होगा, पेड। बोलो ठीक है? कितना उठा सकते हैं, ऑथराइज। कितना उठाना चाहा, इशूड। उसमें से क्या बिक गया, सब्सक्राइब। क्या मंगा लिया, कॉल्ड अप। और कितना मिला, वो पेड अप। मेरे वाले एग्जांपल को ध्यान से देखो। हाँ, हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि एप्लीकेशन फॉर्म ज्यादा आ गए। एग्जांपल देता हूं, मेरी क्लास में 40 बच्चों की सीटिंग कैपेसिटी है, मैंने मार्केट में ऐड निकाल दी, एक नया बैच शुरू हो रहा है, जो बच्चा अपने पास लेना चाहता है एप्लीकेशन फॉर्म भर के दे दो। एप्लीकेशन फॉर्म 100 बच्चों ने भर के दे दिए, सब्सक्राइब ज्यादा हो गया। अब हाँ, वो बात एक जेन्युइन चीज है, कॉमन सेंस है कि मैं 100 को पढ़ा नहीं सकता, मैं पढ़ा सिर्फ 40 को सकता हूँ। तो जो बाकी बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर के दिया होगा, उनके फॉर्म में फाड़ के उनको वापस कर दूंगा, बोलूंगा भाई जगह नहीं है, अब खत्म हो चुका। रियलिटी में यही होता है। कंपनी जितने शेयर्स निकालती है, अगर वो कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, तो शेयर ज्यादा सब्सक्राइब हो जाते हैं, लोग एप्लीकेशन फॉर्म ज्यादा भर के दे देते हैं। भाई मुझे भी शेयर चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोगों को शेयर चाहिए। अभी LIC का IPO आया था पिछले साल, मैंने भरा था, तो 15-15 शेयर्स हम लोगों ने उसके अंदर भरे थे। मैंने भी भरा, दिव्यांग ने भी भरा, मम्मी ने भी, पापा ने भी, हम सब ने भरा, निकला सिर्फ मेरा। तो जो वो बाकी 3 का, मेरे फैमिली मेंबर्स का नहीं निकला, उनका जो पैसा उन्होंने भरा होगा, कंपनी ने उनका पैसा वापस कर दिया कि भाई अब हमारे पास शेयर ही खत्म हो गए। इसका मतलब सब्सक्राइब ज्यादा भी हो सकता है, कोई इसके अंदर बड़ी बात नहीं। ठीक है? अच्छा, मेरे एग्जाम्पल में मैंने आपसे कहा ये 100 करोड़ है, ये 10 है, बिका 9, मंगाया 5, मिला सिर्फ 3, ये मैंने अपने एग्जाम्पल बताया। मुझे मेरे एग्जाम्पल के अनुसार बताओ, इसमें अनकॉल्ड कैपिटल कितनी है, हिंदी बनाओ, अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल, कॉल्ड होता है जो मंगाया, अनकॉल्ड होता है जो नहीं मंगाया, मतलब बाद में मंगाएंगे। तो अनकॉल्ड कितनी होगी, 4। भाई 9 बिका था ना, 9 में से कितना मंगा लिया, 5, तो कितना मंगाना बाकी है, 4। तो अनकॉल्ड कितनी होगी, 4। अनपेड कितनी होगी, अनपेड, अनपेड मंगाया 5 था, 5 में से मिला सिर्फ 3 है, तो अनपेड कितनी होगी, तो किसी के मन में ये ख्याल तो नहीं आ रहा कि सर अनपेड 6 होनी चाहिए,
क्योंकि बाद वाले भी तो मिलने बाकी हैं भाई, वो तो जब मंगाया नहीं तो फिर उसका सवाल ही किस बात का है कि नहीं। अनपेड का एसेंस है जो मंगाया लेकिन नहीं मिला। अनपेड का मतलब ये नहीं है, अगर मैं एक सरल शब्दों में आपको इसका बताऊं, अगर मैं बेड डेट्स काउंट करूं, बेड डेट्स, तो मैं बेड डेट खाली सितंबर की फीस में से ही काउंट करूंगा ना भाई। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च में मैं अभी तक पहुंचा थोड़ी ना, उनके थोड़ा ना मैं बेड डेट्स काउंट कर लूंगा। इसीलिए हमारे पास जो है इसमें अनकॉल्ड और अनपेड भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके पास एक केस के, राइट। इसमें एक कैपिटल और होती है, 30 कैपिटल, रिजर्व शेयर कैपिटल। रिजर्व शेयर कैपिटल ये क्या चीज है? देखो थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर। मेरे वाले एग्जांपल में जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है वो मैंने दे रखी है आपको 9 करोड़। मान लो अगर ऐसा होता, कंपनी बहुत दूर का सोच रही है, कंपनी सोच रही है कि यार आने वाले 50 साल मेरी कंपनी बहुत अच्छी चलेगी, पर कभी ना कभी कंपनी को बंद करने की नौबत पड़ सकती है। हालांकि ऐसा सोचना नहीं चाहिए, और ये कंपनी प्रूडेंट होकर ये चीज सोच रही है कि यार कभी ना कभी कंपनी बंद करने की जरूरत पड़ सकती है। और आप डिसोल्यूशन पढ़ के आ रहे हो, जब पार्टनरशिप में पार्टनरशिप बंद करने के लिए भी पैसा लगता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस लगते हैं, तो कंपनी बंद करने के लिए भी तो पैसा लगेगा। अब कंपनी दूर का सोच रही है, कंपनी सोच रही है कि यार मुझे 50 साल बाद अगर कंपनी बंद करनी पड़ जाए तो मुझे उसके लिए पैसा चाहिए होगा। तो देखो कंपनी ने तरकीब क्या लगाई, कंपनी ने सोचा क्यों ना मैं 9 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए सेव कर लूं। सेव मतलब रिजर्व रख लूं, रिजर्व। मैं अपने सारे शेयर होल्डर को कॉल करूंगा और बोलूंगा कि भाई साहब 9 में से अभी तुम सिर्फ 7 करोड़ रुपए दे दो। वो कहेंगे क्यों 2 करोड़ हमें डिस्काउंट दे रहे हो? हमने कहा डिस्काउंट नहीं है, जब हम आपसे मांगेंगे, जब मेरी कंपनी बंद हो रही होगी तब आपसे मांगेंगे, तब आप ये पैसे आके दे जाना। मतलब मैंने डिस्काउंट नहीं दिया, मैंने उनको ये बोला कि भाई 2 करोड़ अभी मत दो, 2 करोड़ तुम फ्यूचर में देना। कब देना? जब मेरी कंपनी क्या हो रही होगी, वाइंड अप। इस 2 करोड़ को नाम क्या दिया जाता है? रिजर्व शेयर कैपिटल। तो रिजर्व शेयर कैपिटल की डेफिनेशन बनाओ। सब्सक्राइब का वो हिस्सा जो मैं पब्लिक से सिर्फ तब मांगूंगा जब मेरी कंपनी क्या हो रही होगी, बंद। बन गई डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आएगी हाउ मच ऑफ subscribed share capital is reserved by the company. How much of subscribed share capital is reserved by the company and will only be called at the event of winding up. And will only be called at the event of winding up. हिंदी समझ में आ गई? हिंदी बनाओ। हाउ मच ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल मतलब सब्सक्राइब का कितना हिस्सा जो कंपनी ने रिजर्व कर लिया, जो कंपनी मांगेगी और सिर्फ तब मांगेगी जब कंपनी क्या हो रही होगी, बंद हो रही। हाँ भाई फिर से बता। मैंने तेरे से जब शेयर तेरे को बेचे थे तो मैं तेरे से ये कहा था कि मैं कंपनी बंद करूंगा। तेरे को तो मैंने शेयर पहले के बेचे थे ना भाई। एक सीधा सा गणित लगा, तू मेरे से आज पढ़ रहा है, तेरे को तो मेरे को पैसा आज के मुताबिक देना है ना। तू मेरे से बाद में ये क्यों कहेगा कि सर आपकी कंपनी तो बंद हो रही है? मैं तेरे को छूटते ही बोलूंगा भाई मैं तेरे को सर्विस अभी थोड़ा ना दे रहा हूं, सर्विस तो मैं तेरे को दे चुका हूं। कॉमन सेंस पकड़। तू ये नहीं कह सकता कि मैं आपको पैसा क्यों दूंगा, क्योंकि मैं तेरे को सर्विस तो दे ही चुका हूं ना भाई। एग्जाम्पल ले, तू मेरे से सितंबर में पढ़ने आया, मैं तेरे से कहा, तूने कहा फीस कितनी है? मैं कहा भाई आदित्य फीस 5,000 रुपए की है, लेकिन तू मेरे को सिर्फ 4,000 रुपए दे। 1,000 में देखो जिस दिन कॉल करके मांगूंगा मेरे को आगे दे जाइए। तो जब मैं तेरे से 1,000 मांगूंगा तो मेरे से ये थोड़ा ना कहेगा सर क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। मैं कहूंगा मेरा पैसा है, मैं तेरे से कहा था उस टाइम जब मैं मांगूंगा तब तू दे जाइयो, तो तेरे को देना पड़ेगा। बल्कि मैं तो जनता को ये भी नहीं बताऊंगा कि मैं वाइंड अप के लिए मांग रहा हूं, मैं तो उनसे सीधा बोलूंगा भाई मेरा पैसा पड़ा, लाओ मेरा पैसा मेरे को दे दो। कंपनी अपने लिए पैसा सेव कर रही है, कंपनी बहुत दूर का सोच रही है, इसलिए कंपनी ने एक कैपिटल अपनी बना दी कि रिजर्व शेयर कैपिटल है। हम सिर्फ इसको तब मांगेंगे जब हमारा इवेंट जो वाइंड अप का आ रहा होगा, सिर्फ तब। लेकिन ध्यान रहे सिर्फ वाइंड अप के टाइम पे, और किसी टाइम पे आप ये पैसा नहीं मांग सकते। ठीक है? हाँ हर्षिता। वाइंड अप के टाइम पे जो शेयर अगर शेयर होल्डर को उनका पैसा देना है तो पहले वो शेयर होल्डर फुली पेड अप होने चाहिए। पार्टली पेड अप शेयर होल्डर को आप पैसा नहीं दोगे। कंडीशन समझो बेटा, आपने एक 10 रुपए का शेयर मेरी कंपनी में खरीदा और उसमें आपने मेरे को सिर्फ 3 रुपए दिए हुए हैं, तो आप पार्टली पेड अप शेयर। मैं आपका पैसा आपको नहीं लौटाऊंगा, मैं उस आदमी का पैसा लौटाऊंगा जिसने मुझे 10 रुपए पूरे दे रखे होंगे। या इसको और बढ़िया तरीके से कहूं तो मैं फुली पेड अप वालों का पैसा पहले लौटाऊंगा।
आपने तो मेरे को पैसा देने में आनाकानी करी थी, तो मैं आपका पैसा लौटाने में भी तो आनाकानी करूंगा ना यार, सीधा सा गणित है। तो यहां पर भी ऐसा ही है, हम कुछ पैसा होल्ड करके रख रहे हैं और हम आपसे कहेंगे भाई आप हमें अपना पैसा दे दो, हम सारे कर्जे वर्जे पे करके अगर हमारे पास पैसा बचेगा तो आपका पैसा भी लौटा दे, ये कंडीशन। ठीक है जी। अनकॉल्ड में ये नहीं था कि हम वाइंड अप में मांगेंगे, इस केस के अंदर क्या है कि हम वाइंड अप में मांग रहे हैं। अनकॉल का पैसा तो तू 1 महीने बाद मांग ले, कोई दिक्कत नहीं। ये पैसा सिर्फ वाइंड अप में मांगा जा सकता है, तभी ये रिजर्व्ड है कि आप इसको छेड़ नहीं सकते। आप इसको सिर्फ तब छेड़ोगे जब कंपनी वाइंड अप हो रही हो। ठीक है, हो जाएगा। 3 बातें, शेयर क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, और शेयर कैपिटल कितने प्रकार की है। तो 6 प्रकार की शेयर कैपिटल। ठीक है। चौथी बात, टाइप ऑफ शेयर्स, शेयर्स किस प्रकार के हैं, टाइप ऑफ शेयर्स। बीच में कॉलम बना लें, बेसिस, एक तरफ लिखेंगे ऑर्डिनरी शेयर्स, एक तरफ लिखेंगे स्पेशल शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स को इंडिया में कहा जाता है इक्विटी शेयर्स, स्पेशल शेयर्स को इंडिया में कहा जाता है प्रेफरेंस शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर, तो 2 प्रकार के शेयर होते हैं, एक ऑर्डिनरी एक स्पेशल। ऑर्डिनरी को इक्विटी बोलते हैं, स्पेशल को प्रेफरेंस बोलते हैं। सबसे पहला नोन एज, पहला बेसिस, अगर आपने मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे हैं तो आप मेरी कंपनी के मालिक कहलाओगे। इक्विटी शेयर्स खरीदने वाला आदमी कंपनी का मालिक होता है। लेकिन अगर आपने मेरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं तो आप मेरी कंपनी के इन्वेस्टर कहलाओगे, फिर आप मेरी कंपनी के मालिक नहीं कहलाओगे, इन्वेस्टर ऑफ कंपनी। मान लो मैं आपसे पैसा लेने आया, आपने कहा सर कितना पैसा चाहिए, मैंने कहा 1 करोड़। आपने कहा सर बदले में क्या दोगे, मैं कहा बेटा शेयर्स दूंगा। आपने कहा सर कौन से शेयर्स दोगे, तो मैंने कहा सर इक्विटी शेयर दूंगा। इसका मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको अपनी कंपनी का मालिक समझूं। आपने कहा सर हमें तो प्रेफरेंस चाहिए, मैं कहा प्रेफरेंस शेयर ले लो। तो फिर इस केस में मैं आपको मालिक नहीं समझूंगा, इसमें मैं आपको क्या समझूंगा, इन्वेस्टर। सिंपल सा लॉजिक है। ओनर वो आदमी होता है जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है और बिजनेस का रिस्क भी अंडरटेक करेगा। इन्वेस्टर वो आदमी है जो बिजनेस में सिर्फ पैसा लगा रहा है, रिस्क नहीं है। वो आखिरी में आगे बोलेगा भाई मेरी क्या गलती है, मुझे तो मेरा पैसा दो, है कि नहीं। ये सब इन्वेस्टर्स है। सेकंड, वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर। वोटिंग राइट्स की हिंदी है डिसीजन लेने की ताकत। इसका मतलब कंपनी अगर कोई भी डिसीजन लेगी तो आपसे पूछा जाएगा। बताओ आपसे कब पूछा जाएगा, जब आप ओनर हो या जब आप इन्वेस्टर हो। इसका मतलब डिसीजन मेकिंग पावर यहां मिलती है, वोटिंग राइट्स यहां मिलते हैं, यहां पे नहीं मिलते। मतलब होता क्या है, कंपनी हर साल के आखिरी में एक मीटिंग करती है। उस मीटिंग में कंपनी जो भी डिसीजन लेने वाली है वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर से पूछेगी कि हाँ भाई तुम्हें मंजूर है। मतलब आपसे एक बारी को पूछा जाएगा। और अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, मैं कुछ भी डिसीजन ले सकता हूं। बात समझ में आ रही है भाई, ठीक है। तीसरा, रिटर्न। शेयर्स के ऊपर रिटर्न क्या मिलता है, तो वैसे तो याद रखना शेयर्स के ऊपर रिटर्न डिविडेंड मिलता है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड करके बैठे हो तो आपको उसके ऊपर डिविडेंड मिलता है। अगर आपके पास इक्विटी शेयर्स है तो आपको वेरिएबल डिविडेंड मिलता है। वेरिएबल डिविडेंड का मतलब होता है कभी ज्यादा मिलेगा, कभी कम मिलेगा, कभी मिलेगा ही नहीं। अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है तो आपको फिक्स डिविडेंड मिलेगा। फिक्स डिविडेंड का मतलब है कि आपको हर साल डिविडेंड का एक फिक्स रेट मिलेगा, 10%, 10%, 10%, 10%, ऐसे। ये जरूरी नहीं कि 10%, 9 भी हो सकता है, 8, 7, 15, 16, 20 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिलेगा फिक्स। यहां वेरिएबल मिलता है, वहां फिक्स मिलता है। ओके। फोर्थ, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, इक्विटी शेयर में कोई प्रीफिक्स नहीं होता। तुम्हें प्रीफिक्स का मतलब पता है, नहीं पता। प्रीफिक्स का मतलब होता है, प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब लगाना।
तो नाम के पहले कुछ लगाना, जैसे मैं आपको बोलूं आपकी जो सरनेम है उससे पहले आपका जो प्रीफिक्स है वो नेम है, आप सरनेम से पहले क्या यूज करते हो, नेम। अगर मैं आपके बोलूं कि आप नेम के पीछे सरनेम लगाते हो तो नेम के जो पीछे, पीछे मतलब सफिक्स, उसे सफिक्स बोलते हैं। तो प्रीफिक्स और सफिक्स। इक्विटी शेयर में प्रीफिक्स कुछ नहीं होता, एनए नॉट एप्लीकेबल, कुछ नहीं होता। तुम नॉट एप्लीकेबल लिख लो पूरा, मैं पता चले तुम एनए ही लगाकर आ जाओ इक्विटी शेयर के पहले, ये तुम पूरा लिखो। इसमें लिख लो नॉट एप्लीकेबल, उसमें लिखो प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड। हाँ जी, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब क्या है, हर प्रेफरेंस शेयर से पहले रेट ऑफ डिविडेंड लगाना जरूरी है। इसका मतलब मान लो कि मैं अपने शेयर होल्डर को कोई प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूं जो कि उनसे पहले मेरे को रेट ऑफ डिविडेंड लगाना पड़ेगा, मान लो मैंने 8% लगाया, तो मतलब मैं आपको हर प्रेफरेंस शेयर देते टाइम पे उससे पहले उसका रेट ऑफ डिविडेंड लिखूंगा। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा कानून कह रहा है। कानून कहता है आप किसी को भी प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो तो उसके नाम से पहले रेट ऑफ डिविडेंड लगाना जरूरी है, ठीक है। इक्विटी शेयर में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इक्विटी शेयर में तो ऑलरेडी कौन सा डिविडेंड मिलता है, वेरिएबल। अगर मैं पहले ही लिख के दे देता 8% है तो हर साल 8% देना पड़ता, और यहां तो डिविडेंड वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब कभी 8, कभी 9, कभी 10, कभी 12, कभी कुछ भी नहीं। वहां पे आपके पास जो आपको रेट ऑफ डिविडेंड के साथ ये चीज लगा के चलनी पड़े, ठीक है जी। जैसे मान लो मैंने प्रेफरेंस शेयर लिखे, मैंने इससे पहले लिख दिया 6%, ये प्रीफिक्स है। मैंने लिख दिया 7%, मैं लिख दिया 9%, मैं लिखा 19%। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको इतना इतना डिविडेंड देता रहूंगा हर साल, ठीक है। आ रही बात समझ में। और इक्विटी शेयर जो होते हैं उनके नाम से पहले कुछ नहीं लिखते, क्योंकि अगर आप यहां लिख दोगे तो फिर वेरिएबल डिविडेंड का सेंस ही नहीं बनता। अगर आपने यहाँ 5% लिख दिया तो हर साल 5% देना पड़ेगा, जबकि ऐसा इसमें नहीं होता। हमें वेरिएबल डिविडेंड देना होता है तो इक्विटी शेयर के नाम से पहले कोई रेट नहीं आता, प्रेफरेंस शेयर के नाम से पहले रेट जरूर आता है, ओके। प्रेफरेंस शेयर का भी बिल्कुल अगला बेसिस टाइप ही है। लेकिन टाइप इक्विटी शेयर किस किस टाइप के होते हैं तो लिख लें, बोनस शेयर्स और ईसॉप। ये आप आगे पढ़ोगे बट अभी के लिए लिख लो। ईसॉप की फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान हिंदी बताऊं तो बोनस शेयर का मतलब है फ्री में शेयर। कुछ शेयर जनता को इशू कर दिए जाते हैं फ्री में। आपको सर ये बड़ी मजेदार बात है, भाई फ्री में शेयर मिल जाते हैं, तो भाई सिर्फ उसी को मिलते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। जैसे आपने मेरी कंपनी के शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो आपको खुश करने के लिए मैंने ऐसे ही दिवाली पे एक ऑफर निकाल दिया आपके लिए कि भाई जिस जिस आदमी के पास मेरी कंपनी का एक शेयर है उसे एक शेयर मेरी तरफ से फ्री। तो ये बोनस शेयर जो है सिर्फ इक्विटी शेयर में मिलते हैं। ईसॉप का मतलब हिंदी बनाओ एम्प्लॉय, यानी हमारा एम्प्लॉय। स्टॉक मतलब शेयर। ऑप्शन मतलब एक ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, एक मतलब कोई चॉइस दे रहा हूं, ऑप्शन मतलब चॉइस दे रहा हूं। प्लान इसका हिंदी मतलब कि अगर मैं अपने शेयर मार्केट में निकाल रहा हूं 100 रुपए के और आप मेरे एम्प्लॉय हो तो मैं आपको वो शेयर थोड़े सस्ते में दे दूंगा। मैं आपसे कहूंगा भाई साहब ये शेयर मेरे, आप बाहर की जनता के लिए तो 100 रुपए का है, पर क्योंकि आप मेरे एम्प्लॉय हो तो आपको मैं ये 80 रुपए का दे दूंगा। इसे बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ये भी सिर्फ किस में आते हैं, इक्विटी शेयर। ओके। प्रेफरेंस शेयर के टाइप क्या है, प्रेफरेंस शेयर के टोटल 12 टाइप्स होते हैं, और अभी सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे 3-4 लिख रहा हूं, बाकी आगे वो टाइप्स हम कवर करेंगे। पहला लिख लो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा होना। ये वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिन पे अगर एक साल डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल जुड़ के मिलेगा। और मैं मान लो कि मैंने आपको 6% प्रेफरेंस शेयर दिए, तो मैं आपको हर साल कितना परसेंट डिविडेंड दूंगा। लेट्स से मैंने इस साल 6% आपको नहीं दिया, तो अगले साल 6% अगले साल का भी दूंगा और पिछले साल का भी दूंगा। इन प्रेफरेंस शेयर को बोला जाता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। मतलब डिविडेंड इसमें जुड़कर मिलेगा, जुड़कर सिर्फ तब जब पिछले साल नहीं मिला। मान लो किसी कारणवश मैं आपको डिविडेंड नहीं दे पाया, तो बहुत बार होता है और एक्सेप्शनल केसेस की वजह से होता है। मान लो कोविड का लॉकडाउन लग गया, हम आपको इस साल डिविडेंड नहीं दे पाए, तो जब हम आपको अगले साल डिविडेंड देंगे हम पिछले साल का जोड़ के दे देंगे। सिर्फ कब, अगर आपको जो प्रेफरेंस शेयर दिए गए हैं उसके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा गया है कि ये क्यूमुलेटिव है। मान लो अगर मैं क्यूमुलेटिव नहीं लिखता
मैं यहां पे लिख देता कि ये नॉन क्यूमुलेटिव है। अब इसकी हिंदी बनाओ, इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक साल डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल सिर्फ अगले साल का ही मिलेगा, पिछले साल का जुड़ के नहीं मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब बिना जुड़े मिलेगा, क्यूमुलेटिव मतलब जुड़ के मिलेगा। ठीक है भाई। सर और भी होते हैं क्या? 12 टाइप्स हैं, तो मैं 4 लिखवा देता हूं। सर ये नॉन वाला लिख। हाँ लिखना है, लिखने तो सारे ही है ना, ये भी खाली एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं। एक होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एक होते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल मतलब जिनका पैसा वापस करना है, इरिडीमेबल मतलब जिनका पैसा वापस नहीं करना। इतनी मजे की बात है, आप शेयर से पैसा उठाओ लेकिन पैसा वापस नहीं करना। अगर मैं आज आपको ये बोल दूं कि बैंक में एक लोन मिल रहा है, ले लो लेकिन चुकाना नहीं है, भाई आग लग जाएगी दुनिया में। सारे लोग बैंक के बाहर जाए खड़े हो जाएंगे, हाँ हमें भी लोन दे दो। सोचो इरिडीमेबल पढ़ के तुम्हें बड़ा अजीब नहीं लग रहा कि यार ये कैसे शेयर है, जनता से पैसा भी ले लिया, चुकाना भी नहीं है। ऐसे होते हैं शेयर। जब हम शेयर इशू करते हैं, हम जनता का बिल्कुल एकदम जो है बेवकूफ बना देते हैं। हम जनता से कहते हैं भाई 20 साल बाद आके पैसे ले आना। जनता बेचारी 20 साल बाद आके पैसे लेने आती है, हम उनको बोलते हैं तुमने अपने टर्म्स कंडीशन पढ़े नहीं, तुम्हारे टर्म्स कंडीशन में लिखा था ये इरिडीमेबल शेयर, मतलब इनका पैसा वापस नहीं मिलेगा। जनता का पैसा डूब गया। तुम्हें नहीं लग रहा कंपनी यहाँ पे फ्रॉड कर रही है? इसीलिए इंडिया में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है ये बैन है। इंडिया में ये शेयर इशू नहीं कर सकते। इंडिया में आप कोई मर्जी शेयर इशू करो, इरिडीमेबल इशू नहीं कर सकते। मतलब शेयर से पैसा उठा रहे हो भाई, पैसा चुकाना तो पड़ेगा। आदमी अपनी मेहनत की कमाई तुम्हें दे रहा है, तुम लौटाओगे तो सही। और मान लो लौटाने की बात अपने पास नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट, 6th, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल। प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल। प्रायोरिटी का मतलब प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? पेमेंट ऑफ डिविडेंड मतलब डिविडेंड देते वक्त, कैपिटल मतलब कैपिटल का पैसा वापस करते वक्त। तो प्रायोरिटी दी जाती है, पहली प्रायोरिटी दी जाती है प्रेफरेंस शेयर्स को, दूसरी प्रायोरिटी दी जाती है इक्विटी शेयर्स। मतलब कंपनी के पास जब भी पैसा होगा, कंपनी पहले पैसा चुकाएगी प्रेफरेंस शेयर्स का, और कंपनी उसके बाद पैसा चुकाएगी इक्विटी शेयर्स। ठीक है, सोचो प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस क्यों बोला जाता होगा? क्योंकि उनको प्रेफरेंस मिलती है, दे आर बीइंग प्रेफर्ड ओवर इक्विटी। क्योंकि उनको प्रेफरेंस मिलती है इसीलिए उनकी पेमेंट पहले होगी, और इनकी पेमेंट हमेशा क्या होगी? बाद। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ शेयर, ये इनके डिफरेंसेस हैं जिनसे आपको इनसे क्लियर होगा कि कंपनी कौन से प्रकार के जो शेयर्स हैं वो इशू करती है। ओके, 4 बातें आपने पढ़ी हैं। शेयर क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, फिर शेयर के टाइप क्या है, और शेयर कैपिटल के टाइप्स क्या है। इतना ही करना है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे लेके चलेंगे। तो रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में और आगे लेके चलेंगे। हाँ पारस, अनकॉल्ड का मतलब है जितना पैसा मैंने अभी नहीं मांगा मैं बाद में मांगूंगा। जैसे 9 करोड़ में से मैंने अभी सिर्फ 5 करोड़ मांगे हैं, तो 4 मैंने अभी नहीं मांगे, ये मेरा अनकॉल्ड है। और अगर मैं कह रहा हूं कि 4 में से ये 5 में से मुझे 3 मिल गया, तो 2 अभी मुझे नहीं मिला, ये मेरा अनपेड। अनपेड मतलब जो मांगने के बावजूद नहीं मिला, अनकॉल्ड मतलब जो मैंने अभी तक मांगा ही नहीं, मैं फ्यूचर में वो पैसा मांगूंगा। हाँ शिदा, तो आपने अभी ऊपर एग्जाम्पल लिया था वो अंबानी वाला कि फिर आपने वो डिसीजन लेते हैं, लेकिन फिर आप और भी अंबानी के लिए हर्षिता 10 में से 9 शेयर्स मेरे पास हैं, तेरे पास 1 शेयर है। तू अपना वोट देने आएगी बेटा, तो वोट तू दे तो सकती है, पर ये बात तो कॉमन सेंस है ना कि डिसीजन मैं ही लूंगा, मेजॉरिटी तो मेरे पास है ना। 10 में से 9 वोट करने की ताकत मेरे पास है, तेरे पास सिर्फ 1 ही वोट करने की ताकत है। तो बेटा तू चाहे वोट कर भी दे, तू हाँ बोले या ना बोले, मेजॉरिटी तो मेरी ही काउंट होगी ना। मेरी बात समझ में आ रही है? अंबानी के पास सबसे ज्यादा शेयर है तो चलनी उसी की है।
हाँ, आप सबसे पूछा जाएगा, आप सबसे एक बार ये जरूर पूछा जाएगा कि भाई आपको ये मंजूर है या नहीं है। अगर आपको मंजूर नहीं भी होता तो डिसीजन तो मेजोरिटी के बेस पे लिया जाता है, मेजोरिटी हमारे पास है, हम अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। ठीक है, आ गया। एक सेकंड हर्षिता, लकी ड्रॉ, पर्चियां डाली जाएंगी, उसमें से किसी एक का नाम निकाल लेंगे। हाँ हर्षिता, वो कंपनी टू कंपनी बेटा डिफर करता है। प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी उसी टाइम पे पैसा मंगा लेती है, जो बाकी केस होते हैं जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसमें हम पैसा उस टाइम पे नहीं मंगाते, हम बाद में मंगाते हैं। क्योंकि अगर आप सारा पैसा एक साथ मंगा लोगे तो क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो इंस्टॉलमेंट पर बेस्ड होते हैं। ठीक है भाई, चलें बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको रिवाइज कर लीजिएगा बेटा।